एपिसोड 73। चंदू जागती आंखों से ख्वाब देखने के अंदाज में जदीद तर्ज तामीर की वसी और इस कोठी को देख रही थी, जिसके फर्स्ट फ्लोर पर वाक़ आरास्ता बेडरूम में उसका मजाज खुदा सो रहा था। वो बेडरूम से कुछ फासले पर सुर्ख रेलिंग थामे खड़ी ग्राउंड फ्लोर में झांक रही थी। उसने रेलिंग के गोल पाइप को इतनी सख्ती से पकड़ रखा था कि खुनकी के बावजूद उसकी हथेलियों ने पसीना उगलना शुरू कर दिया था। वो यकीन करना चाहती थी कि जो कुछ वो देख रही थी वो ख्वाब नहीं था। उसने घूम फिर कर फर्स्ट फ्लोर के सभी कमरे देखे। बालकनी में कुछ देर ठहर कर कोठी के बैरूनी गेट को देखती रही, जिसके बाहर कई अफराद जमा थे। उनके हरकत से अंदाजा होता था कि वो कोठी में दाखिल होना चाहते थे, जबकि बावर्दी गेट कीपर उन्हें दाखिल नहीं होने दे रहा था। उनका इसरार बढ़ा तो गेट कीपर अपने कैबिन में जा घुसा। शीशे में से चंदू को नजर आ रहा था कि गेट कीपर ने इंटरकॉम पर किसी से राब्ता किया था, कुछ कहा सुना था। चंद लम्हों बाद उसे मीरूषा ग्राउंड फ्लोर के बड़े चौबी दरवाजे से निकलकर गेट की तरफ जाता दिखाई दिया। उसकी तेज रफ्तारी से आया था कि वो गुस्से में था। आधे रास्ते में था जब चीख कर बोला, माड़े को इल्म होवत, किन हराम जादों ने अजमल मियाँ को क्यों देखना होवत, नदी दे कहीं के, मार मार करने सालों की। बेरूशा ने फरत गैस से गेट पर मुश्तमा अफराद को इज्तिमाई गालियों से नवाजना शुरू किया, तो चंदू लंबी सांस फेफड़ों में उतार कर अजमल गिलानी के ख्वाबगाह के मुल्हिका कमरे में घुस गई। बेरूशा के हुक्म पर उसके उस कमरे को हंगामी बुनियादों पर चंदू के लिए सेट किया गया था। वो बेड पर गिरने के से अंदाज में जूतों समेत लेट गई। वो बहुत कुछ सोचना चाहती थी, मगर सोचों की अलगाड़ ने जहन को शिकस्त देकर सुला दिया। 3 बजे का अमल था जब एक नर्स ने उसे जगाया। वह बढ़ाकर बेदार हुई। क्या बात है, खैर तो है? मैडम, आपको गिलानी साहब याद कर रहे हैं इस वक्त? जी, वो थोड़ी देर पहले जागे हैं। वो नर्स के हमरा अजमल के पास आ गई। अजमल को जहाजी साइज के बेड में धंसा देखकर एक लम्हे को भूल गई कि वो बीमार था। अस्पताल के स्प्रिंग वाले ऊंचे बेड पर लेटा हुआ सेहतमंद शख्स भी बीमार मालूम होता है। अजमल हल्के नारंगी रंग के मखमली कंबल में लिपटा हुआ था। उसने अपने दोनों हाथ सीने पर रखे थे। सूजे हुए हाथों का रंग भी चेहरे की तरह पीला था। आंखों के नीचे वाली जल्द भी खांसी उभर आई थी। वो उसके पहलू में बेड पर टिक गई। झिझकते हुए उसका हाथ थाम कर सहलाने लगी। अजमल की आंखों में वारफ्तगी भरी चमक पैदा हुई। वो खफीफ अंदाज से मुस्कुरा दिया। चंदू, ये नर्स है, नालियां नहीं निकालती। नॉर्मल इंसान की तरह मुझे घंटा गुजारने की मोहलत नहीं देती। कहती हैं कि अगर इन्होंने नालियां निकाल ली ना, तो मैं 10 मिनट में ही मर जाऊंगा। नहीं, आप इनकी बात मान लें, वो गलत तो नहीं कहती ना। लेकिन मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ, चंद मिनटों के लिए सही, फिर भले मर जाऊं। चंदू ने तड़प कर उसके लबों पर हाथ रखा। अजमल के हाथों के बरक्स उसके होंठ ठंडे थे। मैं कल आपको दुल्हन बन के दिखाऊंगी, अभी आप आराम से सो जाए। उसने कोई मजामत नहीं की और फौरन ही मान गया। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, मैंने आज तक तुम्हारे जितनी हसीन लड़की नहीं देखी। वो दिल में बोली, मेरे जितनी बदकिस्मत भी शायद रोए जमीन पर नहीं होगी। वो दिल रखने को मुस्कुराकर बोली, आप भी किसी से कम नहीं है। अजमल के लबों पर आजर्दगी भरी मुस्कुराहट उभरी। नर्स को आंखों से बाहर जाने का इशारा किया। उसके जाने के बाद उसने चंदू को करीब आने का इशारा किया। वो झिझकती हुई करीब आई। बेदर्दी से लूटे जाने और मर्जी से अपना आप लुटाने में बहुत फर्क होता है। वो इस फर्क को महसूस करने लगी थी। चंदू, अपने बाल खोल दो। उसने बाल खोल दिए। इधर फैला भी दो ना। चंदू ने खुले हुए आबशार बाल उसके चेहरे पर फैला दिए। अंधेरा छा गया। अंधेरे का फायदा उठाते हुए उसने बंद आंख के पर्दे पर चमकता हुआ सितारा चूम लिया। चांद और सितारे दस्तरस में नहीं आते, दूर फलक पर ख्वाब बनकर चमकते रहते हैं, मगर उसका सितारा उसके लबों को तवानाइयां सरफराज करा था। उसके बोसों में छुपी दीवानगी को अजमल ने भी महसूस कर लिया। मेरे चेहरे पर दूसरी आंख भी है, जो हसद की आग में जल रही है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दूसरी बंद आंख को भी चूम लिया। फौरन ही बोसे के बेजायका होने का एहसास हो गया और मोहब्बत की दीवानगी से मामूर महल की राहदारी में चंदू की पेशकदमी रुक गई। क्या तुम्हें मेरी बाई आंख का तिल अच्छा लगता है? अजमल बोला। उसने इस बात में सर हिला दिया। लोग कहते हैं कि शराब, खून और बारूद से बू के भपके उड़ते हैं। मैं आज तक कहता आया हूँ कि ये बदबू नहीं, ये तीनों चीजें खुशबू फैलाती हैं। आज समझ आ रहा है कि लोग ठीक कहते थे। शायद असल महक आज ही फेफड़ों में होती है। काश तुम कुछ अर्सा पहले मेरी जिंदगी में आ जाती, तो मैं इन बदबूदार चीजों को छोड़कर तुम्हारे बालों की भीनी भीनी खुशबू सूंघने में रुच जाता, बच जाता। मेरी जिंदगी बच जाती, मगर अब बहुत देर हो गई। वो उसकी जिस्मानी हालत को जानती थी, इसलिए उस पर वजन डाले बगैर प्यार कर रही थी।
जैसे बीमारी ने बदसूरत कर रखा था। उसे चंदू की प्यार भरी आंख दुनिया का खूबसूरत मर्द करार दे रही थी। चंदू के दिल से हुक से उठी। काश आपको मेरी उम्र लग जाए और आपके हिस्से की मौत मुझे आ जाए। अजमल ने आहिस्तेगी से नफी में सर लाया। वो एक झटके से उठी, हिचकियां लेती हुई कमरे से भागकर गैलरी में आ गई। नर्स दरवाजे के पास स्टूल पर बैठी थी। वो खड़ी हो गई। खैरियत तो है मैडम? वो जवाब दिए बगैर दौड़ती हुई अपने बेडरूम में आ गई। बेड पर बैठकर दिल खोल के रोने लगी। कुदरत के कामों की तरह इंसानी जहन कभी पता नहीं चलता। उसने अजमल गिलानी को इसलिए कबूल किया था कि वो उसे छूने और छेड़ने की कुदरत नहीं रखता था, और अब तब में मरने वाला था। जब वो मजाजी खुदा बन गया तो दिल यकबारगी उसकी बेचारगी और रसम पुरसी के दुख से भर गया था। वो उसे बेबसी की मौत मरते नहीं देख सकती थी। करोड़ों की जायदाद लेकर अफसरदा हो रही थी और सोच रही थी कि उसने ये डीलिंग करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। घाटे का सौदा किया था। यहाँ आने से तो बेहतर था कि वो नर्सिंग हॉस्टल में जरीना के साथ रहती और अपना कोर्स मुकम्मल करती। नर्स बनकर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी गुजारती। वो एक ही जश्न में अमीर तो हो गई थी, मगर उसका दिल अजमल की मुतवक्को मौत के ख्याल से बंजर होने लगा था। जिंदगी का हर दुख अपनी जगह बहुत बड़ा था, मगर वो जैसे तैसे झेलती चली गई थी। मगर ये दुख इतने शदीद अंदाज में दिमाग पर हमलावर हुआ कि वो बिलबिला उठी। आसमान की तरफ मुंह करके ऊंची आवाज में रोने लगी। राने पीटते पीटते, कमजोर अंदाज में चीखते चीखते निढाल हो गई। उसे एहसास तक न हुआ कि उसके दरवाजे पर मीरू शाह, अस्पताल का बिल अदा करने वाला लंबा तड़ंगा शख्स, और नर्स हैरत से उसे देख रहे थे। मीरू शाह ने अपनी दोनों बाहें फैलाकर बाकी लोगों का रास्ता रोक रखा था। वो उन्हें कह रहा था कि चंदू शदीद जहनी दबाव में है, चीखो पुकार कर रही है। अच्छा है, इस तरह दिल का गुबार निकल जाएगा और वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगी। इंसान के दिल की दुनिया बदलते देर नहीं लगती। वो भी बदल गई। ना सिर्फ उसकी फटी फटी चीखें थम गई, बल्कि आंखें भी एकदम खुश्क हो गई। दिल पथरा सा गया। वो सर झुकाए बाथरूम में घुस गई। वजू करके बराना पा चलती कालीन पर खिड़की तक आई और दो ताक खोल दिए। बाहर सर्द हवा चल रही थी। हवा के दोष पर फजर की अजान की रूह परवर आवाज सफर करती हुई कमरे में उतर आई। उसने हाथ ऊपर उठा और बुलंद आवाज में कहा, अल्लाह अकबर। फिर नमाज की 2 रकअतें पढ़कर सलाम फेरा तो तीनों अफराद को सोफे पर बैठा पाया। वो उसे हैरत से देख रहे थे। वो संजीदगी से बोली, बेरूशा, मुझे अजमल साहब की जिंदगी चाहिए, किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से। तुम बताओ, तुम क्या कर सकते हो? वो आपसे तुम पर आ गई थी। लहजा ताहकुमाना हो गया था। सांप ने फनकारना अस खुद सीख लिया था। बेरूशा चौंक गया, खड़ा हुआ और सीने पर हाथ रखकर बोला, रूशा रानी जी का हर हुक्म बजा लावे है पर। चंदू का लहजा और रूखा हो गया। परवर कुछ नहीं। क्या अजमल साहब का इलाज मुल्क से बाहर नहीं हो सकता? बेरूशा ने मायूसी से नफी में सर हिला दिया। नर्स बोली, मैडम, गिलानी साहब के गुर्दे बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं। अगर 2 या कम से कम एक ही गुर्दा मिल जाए तो तवक्को की जा सकती है कि वो जिंदा रहेंगे, वरना नहीं। मुल्क के अंदर या बाहर सूरत हाल एक सी है। तो ठीक है बेरूशा, मेरा हुक्म बजा लाओ और अपने अजमल मियाँ के लिए 2 गुर्दों वाला वजूद उठा कर लाओ। बेरूशा ने मदद तलब नजरों से नर्स को देखा। मैडम, इतना आसान काम नहीं है। गुर्दों की तब्दीली हर अस्पताल में मुमकिन नहीं है। कुछ डॉक्टर ये काम बड़ी राजदारी से करते हैं, मगर वो भी बहुत पैसा लेते हैं। कितना पैसा? नर्स ने अपना अंदाजा बताया। रकम खासी बड़ी थी। चंदू ने अपनी मौजूदा हैसियत पर गायबाना नजर डाली। कि तो कोई बड़ी रकम नहीं। क्या तुम किसी ऐसे डॉक्टर को जानती हो जो ये काम करता हो? नहीं मैडम, मुझे नहीं पता। बेरूशा पलटा। दोनों को कमरे से बाहर भेजकर तेजी से चंदू के करीब आया। माड़ी रानी जी, क्या गजब करती हो। भला ऐसी बातें खुलेआम करना दानिशमंदी कहलावत। मैं कुछ नहीं जानती। मुझे अजमल साहब जिंदा और तंदुरुस्त चाहिए। तुम कुछ कर सकते हो तो ठीक है, वरना मैं खुद को रास्ता निकाल लेती हूँ। बेरूशा की आंखें चमक उठी। उसने उसकी आंखों में जाकर, ठाठा करना आवत? नहीं, मगर सीख लूंगी। आग से खेलन मांगा था रानी जी। अजमल साहब के लिए आग फांकने को तैयार हूँ। माड़े खेल में ना बाग टर्न होवे, ना यू टर्न रानी जी। सोच समझ के फैसला कर लेवत, फिर मीरूषा साथ देवत है। चंदू की आंखों में एक वहशत सी रक्षा हुई। कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, मीरूषा, मैं नादान नहीं हूँ। मैडम जोसफिन अजमल साहब और तुम्हारी बातें सुनकर और कोठी का माहौल देखकर ही समझ गई थी कि यहाँ कौन सी जिंदगी गुजारी जा सकती है। या तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर नर्सिंग हॉस्टल चली जाऊँ, या इस लाइफ को कबूल करते हुए अपनी जान बदल लूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। रही बात गोला बारूद की, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं सब कुछ कर गुजरूंगी।
हम अजमल साहब को बचा सकते हैं, और अगर ना बचा सके तो मैं इस ग्रुप को जो अजमल साहब ने बना रखा है तोड़ना नहीं चाहूंगी। ये पहले की तरह अपना काम करता रहेगा। अगर ये टूट गया तो अजमल साहब के भूखे नदीते रिश्तेदार मुझे चैन से नहीं बैठने देंगे। क्या ख्याल है? मीरूषा ने उसके अंदेशों की तायद की। वो बोली, बस तो फिर हिम्मत करो, किसी ऐसे प्राइवेट अस्पताल का सुराग निकालो जो गुर्दों के जायज़ और नाजायज हर किस्म का ऑपरेशन करता हो। गुर्दों की दस्तियाबी के लिए एक तरफ तुम किसी किडनी एजेंट से रब्ता करो, जबकि दूसरी तरफ तुम अजमल साहब को रिश्तेदारों में से किसी आसान शिकार को उठा लो। अब तुम ये बेहतर जानते हो कि हमारे पास कितनी मुख्तसर मोहलत है और काम कितना बड़ा है। यकीनन हमारे पास सोचने समझने का वक्त नहीं है। मीरू शाह की आंखें चमक उठी। वो सीने पर हाथ रखकर कमरे से निकला। अजमल की ख्वाबगाह में झांक कर खुशी भरी बुलंद आवाज में बोला, माड़े अजमल मियाँ, मुबारक होवत। माड़ी चंदू रानी, फुल्लन देवी अपने मजाजी खुदा की जिंदगी के लिए आग बन के मैदान में कूद जावत। चंदू के कानों में उसकी महीन मगर तेज आवाज पड़ी। उसने सर झटक कर जेर लब कहा, फुल्लन देवी। उसके अंदर से अजीब सी बेचैनी और दरिश्ती भर गई थी। उसके रवैये को देखते हुए मीरू शाह ने अपने चारों कारिंदों को हंगामी तौर पर बुलाकर चंदू के सामने पेश कर दिया। तारुफ के बाद चंदू की नजरें कविल जैसा शख्स पर जम गई। वो देखने में बहुत मजबूत आसाब का मालिक दिखाई देता था। मीरू शाह ने चंदू माही की दिलचस्पी को भांपते हुए बताया, रानी जी, ये अपना उस्ताद नसरी होवत, नसर हयात, एकदम बिजली के माफिक कड़क जावत, और जालिम से जालिम जोरावर की गिच्ची कड़क जावत है। चंदू दिल ही दिल में उसके डील डॉल से खौफजदा हुई, मगर बज़ाहिर सख्त लहजे में बोली, नसर हयात, मुझे अजमल साहब के लिए गुर्दा चाहिए। उसने सीने पर हाथ रखा और सर को खफीफ अंदाज में झुकाकर बोला, मैं हुक्म की तामील करूंगा। शाम को 2 गुर्दों वाला एक बंदा कोठी पर पहुंचा दिया जाएगा। अगला इंतजाम कर रखें। चंदू ने मीरू शाह की तरफ देखकर इस्तेफामिया नजरों से कहा, अगला इंतजाम तुम करोगे। आज रात में ऑपरेशन हो जाना चाहिए। मीरू शाह ने हिचकिचाते हुए कहा कि वो कुछ यकीन से नहीं कह सकता, क्योंकि जो काम उससे 3 माह में नहीं हो सका था वो एक दिन में किस तरह हो जाएगा। उसके पीछे खड़े हुए लंबे तड़ंगे शख्स ने कहा, शाह जी, मौला का नाम लेकर यहाँ से निकल खड़े होते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम कामयाब लौटेंगे। चंदू ने सुन रखा था कि दौलत और ताकत से हर काम पाया तकमील तक पहुंचाया जा सकता है। उसे ना तो अपनी ताकत का अंदाजा था और ना ही बैंक में पड़ी हुई दौलत का। उसे तो बस अजमल के ऑपरेशन की फिक्र लाहक थी। उसने अजमल के क्रिमिनल गैंग को हथेली पर सरसों जमाने के अहकाम सादर किए और अजमल के रूम में चली गई। अजमल पर एक डॉक्टर और 2 नर्सें तैनात थी। नर्सें बारी बारी ड्यूटी देती थी, जबकि डॉक्टर हर 3 घंटे के बाद चक्कर लगा जाता था। अजमल का बदन सूजने लगा था। पहले सिर्फ पैरों और हाथों पर सूजन थी, जो बढ़कर अब पूरे बदन में फैलने लगी थी। नर्स ने यह बताकर मजीद फिक्रमंद कर दिया था कि अजमल की हालत पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गई थी। 3 बजे के करीब मीरूषा और नसर हयात फतह से दमकते हुए चेहरों के साथ चंदू के सामने आन खड़े हुए। मीरूषा ने पान की ताज़ा गिलोरी मुंह में दाब रखी थी। बोलना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसने नसरी को रिपोर्ट देने का इशारा किया। उस्ताद नसरी बोला, 75,000 में एक गुर्दा मिल गया है। पेमेंट कल करनी है। अस्पताल का बंदोबस्त भी हो गया। इतनी ही रकम अस्पताल में देना पड़ेगी। ले, ये रहा अस्पताल का कार्ड। उसने जेब से कार्ड निकालकर चंदू को दिया। ऑपरेशन आज रात में किसी वक्त किया जाएगा, मगर अजमल साहब को 5 बजे तक अस्पताल पहुंचाना होगा, क्योंकि ऑपरेशन से पहले कुछ जरूरी टेस्ट लेना होते हैं। चंदू खुश हो गई। ये हुई ना बात। अस्पताल अगर दूर है तो अजमल साहब को अभी ले चलते हैं। करीब है तो कुछ देर के बाद यहाँ से निकलेंगे। नसरी ने बताया कि अस्पताल ज्यादा दूर नहीं था। चंदू के इल्म पर दोनों अजमल गिलानी को अस्पताल मुंतकिल करने की तैयारी में मसरूफ हो गए, जबकि चंदू अजमल के पास आ गई। तुम कहाँ चली जाती हो? उसने अपनी कारगुजारी से आगाह किया। वो मायूसी से बोला, नहीं चंदू, ये बेफायदा तकलीफ है जो तुम उठा रही हो। उसूली तौर पर तुम्हें भी दूसरों की तरह मेरे जल्द मरने की दुआ करनी चाहिए। चंदू ने सर झुका लिया। उसे तंज बुरा लगा था। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मेरे बस में होता तो अपनी उम्र आपके नाम कर देती और आपके हिस्से की मौत को अपने गले लगा लेती, मगर खुदा अपनी मर्जी करता है। अजमल के चेहरे पर तकलीफ के आसार उभरे। चंदू ने सवालिया नजरों से नर्स को देखा। आप फिक्र न करिए मैडम, मैंने पेन किलर दवा दी है। वो दरअसल आपका पैर यूरिन बैग से टकराया था ना, इसलिए नाली थोड़ी सी खिंच गई थी। आप थोड़ा इधर होकर बैठ जाएं। चंदू जल्दी से अजमल की तरफ खिसक गई। वो आजर्दगी से बोला, मुझे जिंदा रखना चाहती हो? हम्म। इससे क्या फायदा होगा और नुकसान भी क्या होगा? मरते हुए जो कुछ तुम्हें दे चुका हूँ
जिंदगी की तरफ लौटते उसे तुमसे छीनने की कोशिश करूंगा या तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। आपकी मौत टल जाए, मैं अगर बाहर ना भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या तुम मेरी बीवी बनकर यहाँ रहना चाहोगी? तो इसमें हर्ज भी क्या है? मैं कोई अच्छा इंसान थोड़ी हूँ, मगर अच्छे बन तो सकते हैं ना आप? नहीं, मुझे अगर नई जिंदगी मिल भी जाए तो मैं अच्छा नहीं बनना चाहूंगा। क्यों? अजमल को जवाब देने ही वाला था कि दो अफराद स्ट्रेचर उठाए कमरे में आए। अजमल ने हैरानी से उन्हें देखा और फिर चंदू को। ये क्या है? चंदू ने अस्पताल का नाम लेते हुए कहा, आपको वहां शिफ्ट किया जा रहा है ताकि आज रात आपका ऑपरेशन हो जाए। अजमल ने मजामत की मगर चंदू ने उसकी एक ना चलने दी। उसे स्ट्रेचर पर डालकर ग्राउंड फ्लोर तक लाने के बाद पार्किंग में खड़ी एम्बुलेंस में डाल दिया गया। उस्ताद नसरी चंदू के साथ था, जबकि मीरूशा एम्बुलेंस में अजमल के पास बैठ गया। चंदू की गाड़ी एम्बुलेंस के पीछे पार्किंग से निकली। उसे इत्मीनान था कि सब कुछ उसकी तवक्को से कहीं बढ़कर जल्द और ठीक ठाक अंदाज में हो रहा था। उसे यकीन था कि अजमल गिलानी ऑपरेशन के बाद तंदुरुस्त होकर कोठी लौटेगा। बाद में क्या होगा उसने 10:30 नहीं सोचा था। किस्मत कुछ और करने जा रही थी। जो ही गेट कीपर ने दरवाजा खोला, सफेद बोनट वाली नीली पुलिस मोबाइल वैन सड़क से उतरकर गेट के ऐन सामने आन रुकी। एम्बुलेंस की राह मसदूद हो गई। वो रुकी तो पिछली गाड़ी को भी रुकना पड़ा। ड्राइविंग सीट पर बैठा नसर हयात और एम्बुलेंस का कभी दरवाजा खोलकर बीरूशा दोनों हंगामी तौर पर बाहर निकले। गेट के सामने खड़ी पुलिस वैन को देखकर गेट की तरफ दौड़े। चंदू ने उनकी तकलीद की। उनके गेट पर पहुंचने से पहले ही पुलिस मोबाइल से कमोबेश 6 एहलकार बरामद हो चुके थे। एक सिपाही ने गेट कीपर पर गन तान रखी थी, जबकि बुलंद कामत वर्दी पोश एन गेट के सामने खड़ा होकर चंदू और मीरूशा को गहरी नजरों से घूर रहा था। मीरूशा करीब पहुंचकर बोला, अरे बदरू बाछा, ये क्या करा था मेरे साथ? दिखाते कि माड़ा अजमल बाछा जिंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ा होवत और माड़े को जल्द अस्पताल पहुंचना होवत। ये जालिम कानून की कड्डी तो पासे हटा छोड़त। वो इंस्पेक्टर था। बाद में चंदू को मालूम हुआ था कि उसका नाम गुलाम अब्बास था। चूंकि उसकी जात बदरू थी, इसलिए शहर भर में अब्बास बदरू के नाम से मशहूर था। तो उसने अपने होस्टर से पिस्तौल खींचा और उंगली पर घुमाते हुए तंजीगा लहजे में बोला, मीरू शाह, तुम्हारा साईं बड़ा ढीठ जान है। 3 माह होगा से मरते मरते, पर अभी तक मरा नहीं। शैतान भी भला मरता है क्या? मैं जिंदगी और मौत के पिंगोड़े को रोकने या तुम्हें पकड़ने नहीं आया, बल्कि मैं तो एक कातिल, बल्कि खौफनाक कातिला की तलाश में यहाँ आया हूँ। मीरू शाह भौचक्का रह गया। अरे बाछा, ये क्या बोलत? माड़े पास कानून का मुजरिम काहे को होवत? बोल तो सही, कौन जालिम कातला है माड़े दरमियान? इंस्पेक्टर ने कड़ी नजरों से चंदू को देखा और कहा, हथियार से नहीं, आंखों से कत्ल करने वाला कातिल। ओए जीरे बिलट, जरा मैडम को उधर लाओ, अपने मुजरिम की पहचान कर लें। उसने मुजरिमा का जो होशरुबा होलिया बयान किया था, वो तो इसी औरत पर पूरा बैठता है। चंदू की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। उसका ध्यान फौरी तौर पर मजहर अली उर्फ मजरे पर गया, जिसके हाथों उसकी बूढ़ी माँ कत्ल हुई थी और वो खुद चंदू के हाथों मौत के घाट उतर गया था। चंदू ने अपनी जिंदगी में उस हरामी मजरे के अलावा किसी इंसान को कत्ल नहीं किया था। वो सोच में पड़ गई कि इतने साल गुजरने के बाद पुलिस को कैसे पता चल गया कि वो मजहर अली की कातिला थी। ऐसे वक्त में गैर मामूली घनी मूछों वाले एक सिपाही के साथ आने वाली औरत पर चंदू की निगाह पड़ी। उसने बहुत कीमती और जदीद फैशन का लिबास जेबतन कर रखा था। वो 90 तुले अंदाज में चलती हुई करीब आई। अचानक चंदू की गर्दन पर चोटियां रेंगने लगी। मेकअप की तहों में छुपे हुए खद्दोखाल से पहली नजर की अजनबियत दूर हो गई और यूं लगा जैसे उसने इस औरत को पहले भी कहीं देख रखा था। कहाँ, ये याद नहीं आया। ऐसे में इंस्पेक्टर ने अपने बड़े से रिवॉल्वर की नाल का रुख चंदू की तरफ किया। मैडम, इसे गौर से देखें और पहचाने, क्या इसने ही आपके भाई को कत्ल किया था? वो अपने अंदाजा उतवार और वजाकता से बहुत अमीर औरत दिखाई दे रही थी। चंद लम्हे इंस्पेक्टर के करीब रुकी, फिर एतमाद भरी चाल चलती हुई चंदू के ऐन सामने आन खड़ी हुई। उसकी आंखें शोले उगल रही थी और चेहरा वफूर गैस से तमतमा रहा था। चंदू? वो चंदू को घूरती रही, फिर बेसाख्ता बोली, जी, पर आप कौन? मगर उसके बताने से पहले चंदू की आंखें मारे हैरत से फटने को आ गई। वो उसे पहचान चुकी थी। वो मीरजादे उमर हयात की बड़ी बहन सफिया थी, जिन दिनों वो हवेली में रहा करती थी। सफिया मुल्तान में पढ़ा करती थी। वो पहले से फरबा हो गई थी। मेकअप ने उसकी रंगत में भी वाज़ेह फर्क हायल कर दिया था। बाजी सफिया, आप, ओ मेरे खुदा, आप कितना बदल गई हैं। वो एक लम्हे को भूल गई कि सफिया उससे मिलने नहीं आई थी, बल्कि उसे गिरफ्तार कराने के लिए पुलिस की बारात के साथ आई थी। मगर जो ही उसने सफिया के
नफरत से भींचते होंठ देखे तो एक कदम पीछे हटकर बोली, मगर मैंने तो मीरजादे को कत्ल नहीं किया था, और यह पुलिस को लेकर यहाँ क्यों आई है? उसे तो मलिक अफरा साहब ने गोली मारी थी मेरे सामने। इंस्पेक्टर का जोरदार कहकहा फिजा में गूंजा। उसने मखसूस अंदाज में अपना दायां हाथ लहराया। दो सिपाही बरकी मुस्तैदी से चंदू के दोनों अतराफ आए और उसके कुछ बोलने या समझने से पेशतर ही उसकी कलाइयों में कानून का जेवर पहनाने लगे। मीरू शाह और नसर हयात हायल हो गए। इंस्पेक्टर बदरू से पहले नर्म लहजे में, फिर ऊंचा ऊंचा बोलने लगे, मगर वो किसी के सुनने और मानने पर तैयार न था। चंदू ने सुना, वो कह रहा था, मीरू शाह, मुझे अजमल से या तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि तुम जानते हो कि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ ताउन किया है, अब भी ऐसा ही करता, मगर अब मेरे बस में कुछ नहीं रहा। यह थाना शुजाबाद का केस है। इस खातून का भाई काफी अरसा पहले कत्ल हुआ था और चंदू माही नामी लड़की को FIR में नामजद किया गया था। बहुत तलाश बसियार के बावजूद ये कातला हाथ नहीं आई थी। पिछले दिनों मैडम सफ़िया अपनी किसी क्लास फेलो से मिलने के लिए किसी प्राइवेट अस्पताल में गई थी। वहां उन्होंने अपने भाई की कातला को देखकर पहचान लिया। पुलिस लेकर अस्पताल पहुंची तो पता चला कि मस्कुरा लड़की अपने मरीज शौहर को लेकर घर चली गई है। मैडम ने अपनी सहेली के आयानत और अस्पताल के रिकॉर्ड से इस कोठी का पता मालूम कर लिया। पेरूशा ने कहा, तो यूं बोलत ना बदरू बाछा कि केस शुजाबाद थाने का होवत और थाना हरम गेट का बाछा सलामत हम पे चढ़ दौड़त। ना बाबा, मारे को जरा तंग ना करत और रास्ता एकदम छोड़ देवत। माड़ी रानी तेरे थाने के मुजरिम ना होवत है। ए मैडम, जाना अपना थानेदार बादशाह साथ लावत और माड़ी रानी को ले जावत। सफिया ने गुस्से से सड़क पर थूक दिया। इंस्पेक्टर बदरू इस्तेज़ाई अंदाज में हंसा। और जा परे, तुझे बता रहा हूं ना कि मैडम सफिया के पीछे कोई बहुत बड़ा अफसर बोल रहा है, क्योंकि मुझे ऊपर से हुक्म आया है कि मैं मैडम की मुजरिमा को फौरी तौर पर अपने थाने या हवालात में पहुंचा दूं। शुजाबाद की पुलिस आज ही से लेने के लिए पहुंच रही है। चंदू खासी खौफजदा हो गई थी। कुछ देर संभलने में लगी। ऐसे में अजमल गिलानी का ख्याल आया। कदम बढ़ाकर मीरू शाह के अकब में आई और मुतवज्जो करके बोली, इनसे बहस मत करो और फिलहाल मेरी फिक्र छोड़कर अजमल साहब को अस्पताल ले जाओ। तुम दोनों में से एक आदमी वहां रहेगा, जबकि दूसरा मुझे छुड़ाने की कोशिश करे। देर ना करो, वरना नुकसान हो जाएगा। मीरू शाह की समझ में उसकी बात आ गई। उसने नसरी को हुक्म दिया कि वह अजमल साहब को लेकर अस्पताल का रुख करे। इंस्पेक्टर बदरू ने अपने ड्राइवर को रास्ता छोड़ने का हुक्म दिया। वैन रिवर्स हो गई और रास्ता खुल गया। एम्बुलेंस गेट तक आई। ऐसे वक्त में जोरदार आवाज से टायर चरचराए और मुखालिफ सन से पुलिस की एक मोबाइल वैन एम्बुलेंस के सामने आन रुकी। यह था ना चालक की मोबाइल वैन थी। उसके अकब में खुली छत वाला हाइलक्स डाला भी आन रुका, जिसमें कमोबेश 10-12 अफराद खड़े एहतजाजी अंदाज में हाथ लहरा रहे थे। चंदू और मीरू शाह के साथ साथ इंस्पेक्टर ने भी हैरान से इस नई कारगुजारी को देखा। एक सब इंस्पेक्टर मोबाइल वैन से निकलकर तेज तेज कदमों से चलता गेट पर आया। बारी बारी सभी अफराद को कुरेती नजरों से घूरने के बाद इंस्पेक्टर बदरू से मुखातिब हुआ, सर, आप यहाँ? खैरियत तो है ना? बदरू ने मुख्तसरन अपनी यहाँ मौजूदगी का सबब बताया और उसकी आमद की गर्ज गायत दरियाफ्त की। सर, 28 आदमियों ने FIR दर्ज कराई है कि उनके करीबी अजीज अजमल गिलानी को अमीर हुसैन शाह उर्फ मीरू शाह, नसर हयात उर्फ नसरी, ईमानदार अली उर्फ माना और एक नामालूम खातून ने इगवा के बाद हब्स बेजा में रखा हुआ है, करोड़ों की जायदाद हथियाने के लिए। कोर्ट ने अजमल गिलानी की बरामदगी और मुलजिमों को गिरफ्तार करके अदालत हासिल करने का हुक्म दिया है और बैलफ भेजा है, जिसके तहरीर अहकामात मौजूद हैं। मीरू शाह फौरन ही मामले की संगीनी को भाप गया। समझाने लगा कि उन्होंने अजमल गिलानी को हब्स बेजा में नहीं रखा, बल्कि उसके इलाज के लिए तगोदो कर रहे हैं। चूँकि उन्होंने डॉक्टर्स की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए अजमल गिलानी के रिश्तेदारों को उससे मिलने नहीं दिया था, इसलिए वो लोग थाने कचहरी की तरफ भाग खड़े हुए थे। मीरू शाह दुरुस्त कह रहा था, मगर ये जुबानी कलामी बातें थी। कानून और अदालत इन जज्बाती मकालमों को अहमियत नहीं दिया करते। सब इंस्पेक्टर अदालत और थाने के हुक्म का पाबंद था। उसने सभी अफराद को अजमल गिलानी समेत अपनी तहवील में ले लिया और चश्मे ज़तन में अपनी वैन में बिठाकर हवा हो गया। इंस्पेक्टर बदरू ने चंदू माही की हथकड़ियाँ थामने वाले अहलकारों को वैन में बैठने का हुक्म दिया और चंदू को दिलचस्पी आमेज नजरों से देखता हुआ वैन के कैबिन की तरफ बढ़ गया। चंदू का दिल अंदेशों और खौफ से भर गया। उसके जज्बात पर सरमनाते ओले पड़ गए थे। मोबाइल वैन के अकबी हिस्से में दो वर्दी पोशों के दरमियान वो फंसी बैठी थी, जबकि मीरजादे सफिया वैन के पीछे आने वाली सुजुकी कार की अकबी सीट पर विराजमान थी। चंदू उसे देख नहीं सकती थी, मगर दिल ही दिल में उसकी नफरत भरी आंखों से दहशतज़दा हो रही थी। वो जिन दिनों मीरजादे उमर हयात की हवेली में मुकीम थी, सफिया का रवैया उसके साथ तब भी मानदाना हुआ करता था। अब जबकि वो चंदू को अपने इकलौते और जवां साल भाई की कातिल गर्दान रही थी, उससे खैर की तवक्को बस थी।
چندو نے سپاہیوں کی غیر اخلاقی چھیڑ چھاڑ اور معنی خیز گفتگو سے بمشکل توجہ ہٹاتے ہوئے عمر حیات کے قتل اور اپنی پوزیشن کے بارے میں سوچا تو خوف دو چند ہو گیا۔ جن حالات میں عمر حیات کو ملک افرا صاحب نے گولی ماری تھی، وہ حالات سنگین انداز میں چندو کو ہی اس قتل کا مرتکب قرار دیتے تھے۔ اس نے آج تک یہ سوچا ہی نہ تھا کہ میرزادے عمر حیات کی ماں اور بہنیں، حتیٰ کہ وسیب کے لوگ اسے ہی میرزادے کا قاتل قرار دیتے ہوں گے، کیونکہ علاقے کا کوئی شخص نہ تو ملک افرا صاحب کو جانتا تھا اور نہ کسی نے اس کے ہاتھوں میرزادے کو قتل ہوتے دیکھا تھا۔ اس لیے ہر نظر میں چندو ہی اپنے دیوانے عاشق کی قاتل تھی۔ چونکہ اس کا رابطہ مکمل طور پر اپنے ماضی سے کٹ گیا تھا، اس لیے اسے اپنے پیچھے ہونے والی کارروائیوں کی مطلق خبر نہ ہوئی تھی۔ اسی بے خبری نے اسے مروا دیا تھا۔ اس نے زندگی میں تھانے کی اندرونی دنیا نہیں دیکھی تھی، اس لیے تھانے کے نام سے ہی ڈرتی تھی۔ آج یہ ڈر بھی اترنے والا تھا۔ اسے زنانہ حوالات میں ڈال دیا گیا۔ قسمت نے ایک مرتبہ پھر آسمان سے اسے زمین پر کھینچ اتارا تھا۔ میرزادی صفیہ سلاخیں تھام کر کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، کمزات نکلی نا، تو میرے جوان جہانویر کا خون کر کے بھاگ گئی اور سمجھا کہ کبھی ہمارے ہاتھ نہیں لگے گی۔ دیکھ لیا، ناحق خون چھپا نہیں رہتا، اور تجھے پھانسی کے پھٹے پہ نہ چڑھا ہے نا تو میرا نام بھی صفیہ نہیں۔ میں میر ظفر حیات کی بیٹی اور عمر حیات کی بہن نہیں، اگر تجھے سسکا سسکا کے نہ مارا تو۔ وہ منت آمیز لہجے میں بولی، باجی میں میرزادے کو کس طرح قتل کر سکتی تھی؟ حیران ہوں کہ آپ لوگوں نے سوچ بھی کیسے لیا۔ نہیں باجی، میری آنکھوں کے سامنے ملک افرا صاحب نے اسے گولی ماری تھی، وہی مردود مجھے اغوا کر کے اپنے ڈیرے پر لے گیا تھا اور اس کے گنڈوں نے مجھے کسی اور کے ہاتھ بیچ دیا۔ خدا کے لیے میرے یقین کرو۔ وہ سلاخوں سے ہاتھ نکال کر صفیہ کے ہاتھ پکڑنا چاہتی تھی، مگر اس نے شدید نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ صفیہ پیر پٹکتی ہوئی انسپکٹر کے آفس کی طرف بڑھ گئی تو اس نے بے جان انداز میں اپنا چہرہ صاف کیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر سر تھام کر بیٹھ گئی۔ سمجھ میں آتا تھا کہ عمر حیات کی بہنوں اور ماں نے اتنا بڑا سانحہ دل پر جھیلا تھا کہ وہ کسی بھی طرح اس کی بات پر یقین نہیں کریں گی اور ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہوئے اسے تختہ دار تک لے جائیں گی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے تھانے کے بعد عدالت میں پیش کیا جائے گا اور پھر جیل بھیج دیا جائے گا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس ابتدائی مرحلے میں اس کے ساتھ تفتیش کے نام پر کیا 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 جانے والا تھا۔ دوپہر کو اس کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر میرو شاہ کا ایک کارندہ تھانے پہنچا۔ انسپکٹر بدرو آرام کرنے کی غرض سے اپنے مکان پر گیا ہوا تھا۔ کارندے نے میرو شاہ کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی حوالات میں بند ہے۔ اس نے چندو کو بے فکر رہنے کا پیغام بھیجا تھا اور کہا تھا کہ وہ اگلے دن عدالت میں پیش ہو کر رہا ہو جائے گا اور چندو کو رہا کروانے کی کوشش کرے گا۔ کارندے نے اپنی جانب سے بھی چندو کو تسلی دی اور انسپکٹر کے پیچھے مکان پر چلا گیا۔ اس کی واپسی دیر میں ہوئی، شام ڈھل گئی تھی۔ چندو کی مایوسی میں اضافہ ہو گیا۔ لالچ میں آ کر نرسنگ ہاسٹل سے نکلنے پر پچھتانے لگی۔ اگر وہ اجمل گیلانی والے قصے کا حصہ نہ بنتی تو اس حال کو نہ پہنچتی۔ آدمی برے وقت میں ایسی ہی تعویلیں سوچنے لگتا ہے۔ اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ قسمت کا وار ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ وہ کسی اور انداز میں صفیہ کی نظروں میں آ سکتی تھی۔ صفیہ کے علاوہ بھی کئی لوگ اسے اپنے معمول میں مصروف رہ کر کھوجتے پھرتے تھے۔ وہ ہزاروں میں منفرد تھی، دور سے دکھائی دینے پر ہی پہچانی جاتی تھی۔ اگر وہ نقاب اوڑھنے کی عادت اپنا لیتی تو شاید زیادہ عرصے تک چھپی رہ جاتی، مگر اب سوائے پچھتانے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے استاد نصری اور میرو شاہ سے توقعات وابستہ تھیں، مگر وہ دونوں بھی پابند سلاسل تھے۔ وہ رہا ہونے کے بعد ہی اس کے لیے کچھ کر سکتے تھے۔ نہ جانے اجمل کے ساتھ کیا گزری تھی۔ یہ پریشانی اپنی جگہ دل ہلا رہی تھی۔ آپریشن میں ہونے والی غیر معمولی تاخیر کے سبب اس کی زندگی کی موہوم امید دم توڑنے لگی تھی۔ تھانے کی حدود میں چلتے پھرتے وردی پوشوں اور حوالات کے سامنے کھڑے سنتریوں کی حوث بھری نگاہوں سے بری طرح نروس تھی۔ رات 8 بجے تک اس کے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ ایسے وقت میں اسے انسپکٹر بدرو دکھائی دیا۔ وہ سفید کلف دار لٹھے میں ملبوس شاہانہ چال چلتا ہوا اس کے سامنے سے گزر کر آفس کی طرف بڑھ گیا۔ ایک اجنبی شخص اس سے چپکا ہوا تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ انسپکٹر اسے گھانس نہیں ڈال رہا۔ چند لمحوں بعد تھانے کے خاموش ماحول میں ہلچل کا احساس ہوا۔ وہ اٹھ کر سلاخوں سے لگ کر کھڑی ہو گئی، جھانک کر ہلچل کے سبب کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ پتہ چلا کہ انسپکٹر کے حکم پر اہلکاروں نے تھانے دار کے ساتھ آنے والے شخص کو پکڑ کر مردانہ حوالات میں ڈال دیا تھا۔ گھنٹہ بھر کے بعد انسپکٹر بدرو سے حوالات کے پار دکھائی دیا۔ نوکیلی مونچھوں والا ایک سیاہ فام وردی پوش اس کے ساتھ تھا۔ انسپکٹر بدرو نے چندو کی طرف اشارہ کیا۔ یہ رہی تمہاری مجرم، مسمات چندو ماہی۔ اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ ناچنے لگی۔ یہ دیکھنے میں نرم و نازک ہے، مگر ہے بہت ڈھیٹ جان۔ اس سے اقبالی بیان لینے پر خاصی محنت کرنی پڑے گی۔ اسی لیے تو میں نے تمہیں کہا ہے کہ بجائے تفتیشی افسر کے ہم خود اس کی تفتیش کر لیں۔ ادھر مکان پر لے جا کر، وہاں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوگا۔ مان گئی تو ٹھیک ہے،
वरना तुम उधर शुजाबाद ले जाकर अपने तरीके से इससे एतराफ़ जुर्म करवा लेना। सयाफाम अहलकार जो यकीनन बदरू का हम मनसब था कि तमाम पर खबासा चेहरे पर हवेदा हुई। वो मुस्कुराया और एक आंख मीच कर बोला, यार बदरू, तुम बड़े उस्ताद हो। वो ठीक है भाई, जहाँ कहते हो वहीं ले चलते हैं। वो मकान पे कोई दवा दारू भी रखा है या नहीं? चंदू की हालत दगरगू हो गई। वो दोनों के दरमियान होने वाली मायने खेज गुफ्तगू का सुनकर कांपने लगी। काफी अरसा यारन खान और मियाँ दिलबर हुसैन जैसे खूनी शिकारियों के पंजों में रहने की वजह से उन मकालमों की संगीनी को समझती थी। वो चीख कर बोली, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। तुम लोग जो कुछ पूछना चाहते हो यही पूछ लो। मैं किसी मकान वकान पर नहीं जाऊंगी। इंस्पेक्टर बदरू हंसने लगा। सयाफाम के कंधे पर हाथ रखकर मक्काराना अंदाज से बोला, ओ सोने हो, डर क्यों गए? ये बड़ा भला मानस अफसर है। इससे ताउन करोगी ना तो हाथ तक नहीं लगाएगा। चक्कर देने की कोशिश करोगी तो तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बनाकर तुम्हारी सोनी सोनी आंखों में डाल देगा। और क्यों बे बाजवे, मैंने गलत तो नहीं कहा ना तेरे बारे में? बाजवे ने मकरू अंदाज में हंसकर अपने पीले दांतों की नुमाइश की। इन बातों को छोड़ो, खुद ही देख लेगी कि मैं कैसा हूँ। चलो फौरन निकल पड़ो, सुबह से पहले मेरा थाने पहुंचना बेहद जरूरी है। देर हो गई ना तो मीरजादे शहर में जुलूस निकाल देंगे। तकरीबन 1 घंटे बाद चंदू पुराना शुजाबाद रोड पर वाक़ एक मज़ाफ़ाती बस्ती से कुछ फासले पर वाक़ एक फार्म हाउस में इंस्पेक्टर अब्बास बदरू और इंस्पेक्टर खलील बाजवा की मुश्तरका तफ्तीश भुगत रही थी। उनकी इस शैतानी तफ्तीश में कोई सवाल शामिल नहीं था। फार्म हाउस लाए जाने के दौरान चंदू ने देख लिया था कि उसकी चीखों पुकार सुनने वाला कुर्ब जवार में कोई नहीं था। इसलिए खामोशी से वही अजाब झेल रही थी जिससे डॉक्टर मुनव्वर अली शाह ने उसे निकाला था। और दिल ही दिल में कोस रही थी मैडम जोसफिन के दम को, जिसकी लच्छेदार बातों में उलझकर उसने अपना पुरअमन और महफूज मुस्तकबिल बर्बाद कर लिया था। चिड़ियां खेत चुग गई थी और पछताने से कोई फायदा नहीं होने वाला था।